प्रोफेसर कुरैशी, आपका लंबा अनुभव रहा है जामिया में, आपने पढ़ाते रहे हैं, आप वहाँ पे प्रोफेसर हैं, और जिस तरीके के हमले हुए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तकलीफ दे बात है। जिस तरीके की बात जिहादी कहा गया स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स जो है वो जामिया के पढ़े हुए स्टूडेंट कहाँ नहीं है, किस इंस्टीट्यूशन में नहीं, तमाम मीडिया में। आपका मीडिया जो स्कूल है बहुत फेमस है जामिया का, और मेडिसिन में, कंप्यूटर साइंस में, मैनेजमेंट में, किस फैकल्टी में जामिया के का कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उनको जिहादी कहा जा रहा है टेलीविजन में आके। और सबसे अफसोस की बात यह कि जैसा अदीब साहब शुरू में कह रहे थे कि तमाम संस्थाएं, सरकार, अदालतें और हमारे मीडिया के भी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन, एनबीए, सबकी खामोशी है। ट्विटर ने अभी तक उसके कोई एक्शन नहीं लिया है। ट्विटर और फेसबुक को हम देख रहे हैं किस तरीके से वो सरकार के साथ या किसी एक खास आइडियोलॉजी के साथ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिखता है। तो जामिया में कैसा इसको लोग महसूस कर रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स और जामिया से जुड़े हुए लोग? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा तो तजर्बा दो जगह का है। मैं काफी लंबा समय तो जेएनयू में पढ़ाया, तो मेरी उस यूनिवर्सिटी पे भी जो भी हमले हुए सो है। और उसके बाद मैं यहाँ चेयर प्रोफेसर था करीब 7-8 साल, अब्दुल मजीद ख्वाजा चेयर पे। लेकिन जामिया में कुछ डिपार्टमेंट्स पुराने बहुत मशहूर डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक तो एजुकेशन है। एजुकेशन में रोहेला साहब वगैरह थे, बहुत नॉन प्रोफेसर थे एजुकेशन में। अनवर जमाल किदवई साहब मास कम्युनिकेशन को ले आए कैनेडियन कोलैबोरेशन में। और कितने लड़के जो मीडिया में गए, लड़कियां, वो यहाँ से निकले हुए हैं जामिया से, और बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि ये एक्टर जो हैं शाहरुख खान, ये भी जामिया मास कम्युनिकेशन से पढ़े हुए। जी जी जी। तो बहुत से जो अभी एक्टिव लोग हैं जर्नलिज्म में, हर तरह की जर्नलिज्म, चाहे वो टीवी जर्नलिज्म हो, चाहे राइटिंग जर्नलिज्म हो, चाहे न्यूज एंकरिंग हो, ये बहुत सारे बच्चे बच्चियां यहाँ से गए। दूसरे, यहाँ का हिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सारे डिपार्टमेंट जो नेचुरल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, और अब डेंटिस्ट्री में तो मेडिकल चल रहा है। अब मेडिकल साइंसेस का स्कूल बनाने की जद्दोजहद चल रही है। तो जामिया एक्सपैंड कर रहा है। और जामिया में समझिए कि सबसे पहले वाइस चांसलर थे अब्दुल मजीद ख्वाजा थे, और दूसरे जो रिकॉर्ड में है वो जाकिर हुसैन साहब थे। और जाकिर हुसैन साहब और ये पहले अलीगढ़ छोड़ के यहाँ आए थे जामिया में पढ़ने के लिए। तो इन लोगों ने इसको बनाया। और जाकिर साहब का टेन्योर तो बहुत लंबा था, 1925 से 1948 तक, जब वो भेजे गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलरशिप के लिए। तो जामिया का जो एक्सपेंशन हुआ है, जामिया जिस तरह से आगे बढ़ा है, वो फिनोमिनल है। क्योंकि ये जो 1985 में तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, उससे पहले तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, एक सोसाइटी इसको चलाती थी। लेकिन जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो इसके थोड़े फंड्स में तो इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये सिर्फ अब जामिया पे हमला नहीं है, जितने ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस थे, यूनिवर्सिटी थे, जिनका काम वेलफेयर था, जिसमें आप बच्चों को एडमिट करते हैं भांत भांत तरीके से कि उनको हम आगे बढ़ा सकें, उन पे सब पे हमला हो रहा है। जेएनयू पे क्या हो रहा है? इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बहुत हेल्थ उसकी बड़ी अच्छी नहीं है। तो ये जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस थे जिनको सरकार को चलाना चाहिए था, वो अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। और इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, दे आर अर्निंग मशीन्स। अब उनको तो पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने में वेलफेयर एलिमेंट निकल गया। अब गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? प्रोफेसर कुरैशी, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन और शिक्षा नीति पे हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी से को लाना चाहता हूँ चर्चा में कि प्रोफेसर त्रिपाठी लंबे समय तक विज्ञान पढ़ाते रहे हैं आईआईटीज में और अमेरिका में, और लंबा समय इन्होंने
आंदोलन और गांधीवादी विचारों को प्रसारित करने में भी लगाया है। तो आप इस पूरे हमले को किस तरीके से देखते हैं? और बहुत सारे यानी स्टूडेंट, स्कॉलर्स, टीचर्स जेलों में हैं या मुकदमे हैं उनके ऊपर, या पुलिस से पूछताछ हो रही है, ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ उनको बदनाम करने की और जिहादी और वगैरह वगैरह ये एक मुहिम नई चली है। तो ये कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि जो उच्च शिक्षा है हमारे देश की, उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डेवलपमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग, आदमी में सोचने का मादा पैदा हो। और असली हमला उसी पर है। अगर आप एक खास नफरत वाली आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं मिलेगी, दाखिले में दुश्वारी होगी, परेशानी होगी। ये पिछले कई सालों से मुल्क का माहौल है। वैसे तो जब आजाद हुआ हमारा देश तो वे खून खराबे से गुजर के आए थे हम लोग, 5-10 लाख लोग मर गए थे पार्टीशन की वायलेंस में, और करीब 1 करोड़ लोगों की आबादी का तबादला हुआ था। लेकिन अगले 20 बरस तक हमारी हुकूमत इस प्रकार की रही कि हमारे अंदर से बैरभाव घटा, हमारी शिक्षा में खुलापन आया। आप सरकार की, प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कर सकते थे खुलकर और कोई आप पे रोक नहीं थी। तो उस दौर में भी हमने शिक्षा की यानी सोच की आजादी को महत्व दिया और उस तरीके से हमारी शिक्षा विकसित हुई। हालांकि आम आदमी की पकड़ से बाहर रही, सिर्फ कम ही लोग पढ़ पाए हमारे देश में, उच्च शिक्षा में पहुंच पाए, लेकिन जो पहुंचे उनके लिए खुला स्पेस था। पिछले कई सालों से जब से मुल्क में, खासतौर से जब से व्यापारी वर्ग की हाथ में मीडिया आया, माहौल खराब हुआ और उनकी बहुत आवाज आम आदमी की आवाज से 1 लाख गुना, 1 करोड़ गुना मजबूत बन गई। उस इलीट क्लास की जो जहनियत में सांप्रदायिक है और जो लोगों को दबा के रखो, कुचल के रखो, इस मानसिकता से भरा है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे मुल्क में चल रही हैं, इसी विचारधारा से जुड़े लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं। वह शिक्षकों की हैसियत बिल्कुल मामूली रह गई है। शिक्षा के संस्थाओं में जो खुलापन होना चाहिए वो नहीं है। अगर आप एक खास विचारधारा, नफरत वाली विचारधारा से जुड़े हैं, तब तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, बाकी के लिए आपके लिए दब के रहना है। और ये मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। जो भी आदमी इस विचारधारा के दायरे से बाहर होगा उस पर हमला है। जेएनयू में तो मुसलमानों का बहुमत नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों पे हमले हैं, सब जगह हमला है। और ये जो जामिया की बात रखी, जामिया में मसला ये है कि जामिया आजादी के, गांधी जी के आह्वान पे कि आप अंग्रेजी स्कूल छोड़ो और नए स्कूल बनाओ, राष्ट्रीय स्कूल बनाओ, तो जामिया खड़ी हुई, काशी विद्यापीठ खड़ी हुई, गुजरात विद्यापीठ खड़ी हुई। ये इदारे इसलिए खड़े कि अगर आप जाएंगे पढ़ने तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी होगी। सरकारी अंग्रेजी वाले स्कूल में आप पढ़ के जाएंगे तो आपको नौकरी मिलना आसान होगा। तो न केवल शिक्षकों ने बल्कि विद्यार्थियों ने भी जोखिम उठा के कि भाई हमें तो पढ़ना है, भले ही नौकरी ना मिले। पढ़ने के 2 रुख होते हैं, एक तो आपको नौकरी करनी है और दूसरा ये कि आप में सोच विचार का मादा पैदा हो। तो जामिया तो क्रांतिकारी पैदा करने का अड्डा रहा है और हम आदमी को इतना ओछा करके सोचते हैं। पिछले 300 साल से दुनिया में साम्राज्यवादी दौर चल रहा है, इसमें हिंदू भी पिट रहा है, मुसलमान भी पिट रहा है, और हम एक दूसरे को कि तू जिहादी हो, वो कहता तू जिहादी। इस प्रकार का सोच बहुत ही घटिया है। हम समझते हैं कि विद्यार्थियों पर या मजदूरों, कारीगरों पे, मैं इधर गया था अटाली, एक गांव है बल्लभगढ़ के पास, तो वहां पे एक आदमी ने कहा कि मजदूरों के ऊपर तोहमत लगा दी कि साहब मुसलमान तो बड़े गद्दार होते हैं, पाकिस्तान खाते हिंदुस्तान के हैं, बजाते पाकिस्तान की हैं। मुझे उनसे कहना पड़ा कि मजदूर करते क्या हैं आपके गांव के? बोले कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं, हमारे घरों में काम करते, खेतों में काम करते हैं। तो मैंने कहा आप समझ लें कि मजदूर देश का नहीं खाता, देश को खिलाता है। उसी तरीके से हमारे ये नफरत वाले जो चैनल्स हैं या अफसर हैं या व्यापारी हैं, उनको भी समझने की जरूरत है कि इस मुल्क में जो पैदा हो गया वो इस मुल्क का है और उसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो जिहादी है या देशभक्त है। जो पैदा हुआ वो देशभक्त है ही बाय बर्थ।
ये तोहमत लगाना, ये साम्राज्यवादी सोच है। इसी से मुल्क तकसीम हुआ, और मुल्क तकसीम में मुसलमानों को फायदा हो गया ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों का ज्यादा कत्ल हुआ, उनकी ज्यादा बर्बादी हुई पार्टीशन में। हमने समझा क्या रखा है? जितने भी मुल्क दुनिया में साम्राज्यवाद के चंगुल से उभर के आए, उनमें बदकिस्मती से इस प्रकार की नफरत वाली तंजीमें खड़ी कर दी गई। और आज वो पता नहीं क्या मसला हुआ कि जब से ये कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म का दौर आया 1991 से, तब से ये इनको बहुत ताकत मिल गई, मीडिया के कब्जे में आ गया। इस तरीके से मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम मुकम्मल इंसान हैं। हमारा हर बच्चा, चाहे वो जामिया में पढ़े, चाहे काशी विश्वविद्यालय में पढ़े, कहीं पढ़े, मुकम्मल इंसान है। ये जो लेबल लगे हैं ना हिंदू मुसलमान के, बहुत सतही हैं। हमारी पहचान, हमारे अखलाक, हमारे व्यवहार से होनी चाहिए। तो मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार की जो चीजें निकल रही हैं, इनका प्रतिवाद, इनका प्रतिकार जमीनी स्तर पर होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले में होना चाहिए कि ये क्या चीज निकाल रखी है। बड़ी विडंबना है कि आजादी के 70 साल बाद भी, 7 दशक बाद भी, हम एक बेसिक सवाल पर अभी भी आज 21st सेंचुरी में 2020 में इसकी चर्चा कर रहे हैं, और इसकी चर्चा करने को मजबूर हैं। जी जी। और अदीब साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर भी रहा है, सोशल एक्टिविज्म भी रहा है, आप एक बुद्धिजीवी भी हैं। तो जिस तरीके से यूपीएससी के ऊपर आरोप लगा है, तमाम इंस्टीट्यूशंस पे आरोप लगे, कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे कि वो इंस्टीट्यूशन खोखला हो गया है, या वो सरकार का पिछड़कू हो गया है, या उसके अंदर जो है संविधान में जिस अखलाक के साथ उन इंस्टीट्यूशंस को ताकत दी गई थी, वो उसको निभाने में सक्षम नहीं है, या निभाना नहीं चाह रहे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी का दामन भी बहुत साफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे तो हैं ही, लेकिन यूपीएससी इन आरोपों से बचता रहा है अभी तक। और कल मेरी जामिया के पूर्व वाइस चांसलर नजीब जंग साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यूपीएससी को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, कि जिस तरीके का जहरीला ट्वीट एक सुदर्शन टीवी चैनल के ने दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आईएएस और आईएएस जिहादी आईएएस बन रहे हैं। तो ये जो आईएएस बनाने वाला काम है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है, कई इम्तिहान देने होते हैं, इंटरव्यू देना होता है, और उसको एक बहुत कॉम्पिटेंट बोर्ड जो है उसको सेलेक्ट करता है। तो यूपीएससी की साख के बारे में भी एक सवाल खड़ा हो किया है। मैं समझता हूं कि नजीब जंग साहब ने जो बात कही, हकीकत में यूपीएससी के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया, उनको भी आना चाहिए। एक मैं बुनियादी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो सबसे बड़ी जरूरत समझी गई थी कि यहाँ तालीम का चर्चा, इसीलिए सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद की सीनियरिटी की पोजीशन ये थी कि नेहरू के बाद होम मिनिस्टर जिस वक्त पटेल खत्म हो गए तो उनको मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क बनाना है, इसलिए उनको बनाया गया। आप पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, जो अभी प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि 20 साल तक, मुझे याद है कि उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर बनता था उसकी अपनी एक शख्सियत होती थी। मैं जब पढ़ता था तो प्रोफेसर तुलगुणा सेन यहाँ के पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी थी। प्रोफेसर नूरुल हसन बनाए गए। इस तरह के लोग वाइस चांसलर बनते थे। इस सरकार के आने के बाद एक मोहतरमा बनाई गई जिन्होंने यूनिवर्सिटी का गेट भी नहीं देखा था। वो तालीम क्या देंगी? आज हकीकत यह है कि ऐसे लोग हाकिम हैं जो खुद यूनिवर्सिटी का गेट नहीं देख सके, जो जानते नहीं कि तालीम, हायर एजुकेशन होती क्या है। जहां तक यूपीएससी का सवाल है, मैं याद है कि जब मैं पढ़ता था तो एक दिल में एक ख्याल था, लोगों ने कह रखा था कि भाई
नौकरी नहीं मिलेगी, कंपटीशन में मत बैठो, यूपीएफसी लेगा नहीं। हकीकत ये थी कि मुसलमान कंपटीशन में बैठता ही नहीं था। वो समझता ये था कि हम लाएंगे नहीं, आएंगे नहीं। जब से उसने बैठना शुरू किया, जब से उसको ये एहसास हुआ कि यूपीएससी जो है वो एक ऐसी ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां सिर्फ कंपटीशन देखा जाता है, वो बैठना शुरू हुए। और अपने अगर आप रेशियो देखिए मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम्स की रेशियो हिंदुओं से बहुत कम है, और वो अब भी अपनी रेशियो के एतबार से जितना बैठते हैं वो कॉम्पीट कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसको कोई दाग आज तक नहीं लगा सका, अब वहां पर भी क्या हो रहा है कि वो लोग अगर खामोश हैं, ये डायरेक्ट अटैक है उस इंस्टीट्यूशन में जो अभी तक बचा हुआ है, बाकी तो सब चले गए। मैं समझता हूं कि नजीब जंग की ये बात जो है इसको दोहराना चाहिए कि यूपीएफसी पे ये दाग लगाया जा रहा है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो यूपीएफसी को इसलिए सलाम करता हूं कि यूपीएफसी में जब से हमारी कौम ने बैठना शुरू किया वो कॉम्पीट करने लगे, और हमारी जो परसेंटेज है उस परसेंटेज से मुसलमान बहुत कम अपीयर होता है। लेकिन जब ये लोग आना शुरू हुए और वहां से यहाँ तक कि कश्मीर से एक बच्चा आता है टॉप करता है, तो कश्मीर में लोग बैठने लगे। उन्हें मालूम है कि यहाँ हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नाजायज बात हमारे साथ नहीं होगी। अब उसकी जब ये समझ में आया कि हम थ्रू कंपटीशन ही आ सकते हैं, तो मुसलमानों ने बैठना शुरू किया। यूपीएफसी ने अपने ऑनेस्टी के एतबार से मार्क्स जिसके अच्छे थे, जिसकी क्वालिटी थी, उसे जिता दिया। अब उसको टच कर रहे हैं ये। अब ये जो सोच है ये यूपीएफसी को टच कर रही है कि खबरदार ऐसा ना हो कि कहीं ये पहले तो 2 या 3 या 4 आते थे, अब 40-45 आने लगे। उनका भाई ये तो बहुत बड़ी तादाद हो गई। अब यूपीएफसी को प्रेशर डाला जाएगा कि यूपीएफसी जब अगले साल रिजल्ट लाए तो उसको यह ध्यान रखा जाए कि एक तबका जो हाकिम वक्त है उसकी निगाह तुम्हारे ऊपर है। ये एक साजिश है, इसको समझना चाहिए, मैं ये समझता हूँ जी। और एक रोल मीडिया का भी इसमें बहुत ही खतरनाक और निंदनीय रोल जो है वो मीडिया का भी है, इसको हम कार्यक्रम के अंत में इस पे चर्चा करेंगे। और अब हम एक दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। देखिए, कोई भी समाज, कोई भी देश आगे जब बढ़ता है तो वो, और जो भी देश हमसे आगे हैं या जो देश हमसे पीछे हैं, वो सिर्फ एक ही पैमाना है, वो पैमाना है इल्म का, वो पैमाना है एजुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा में जो इन्वेस्ट करता है वही देश आज विकसित है, वही देश अपनी इकोनॉमी में, अपने दूसरे इदारों में मजबूत है, उनकी डेमोक्रेसी मजबूत है और उनके सारे इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रांग हैं। तो एजुकेशन पे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2 तरीके से हमला हुआ है। एक दूसरा हमला जो है वो शिक्षा नीति की तरफ से हुआ है। प्रोफेसर कुरैशी, आप इस नई शिक्षा नीति आई जो ड्राफ्ट अभी आया है सामने, इसको कैसे देखते हैं? एक, और दूसरा कि जो हायर एजुकेशन है, जो हमारे पूरे जो हमारा वर्क फोर्स है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी बैकबोन है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो मेडिसिन के लोग हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, शिक्षाविद हो, जर्नलिस्ट हो, तो ये हायर एजुकेशन का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं इस नई शिक्षा नीति के इर्द गिर्द? है कि शिक्षा नीति में तो अच्छा खासा परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन वो परिवर्तन किस लेवल पे जाके हमको असर करेगा अभी तो ये शुरू हुआ है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उस पे तो प्रहार हो जाएगा। क्योंकि अब आप 11 साल के बच्चे को 11 साल तक तो आप कह रहे हैं कि साहब मादरी जुबान में अपना पढ़ाई करें। ठीक है, इसमें मादरी जुबान से पढ़ना चाहिए, लेकिन आप 11 साल के 12 साल के बाद जब ला रहे हैं, ये साहब अंग्रेजी भी पढ़े और फिर और भाषाएं पढ़े 3 लैंग्वेज फार्मूला में, तो उसमें कितना बड़ा वेट होगा। जबकि हम ये भी सोच रहे थे कि भाई बस्ते का वेट जो है वो कम किया जाए और
पिछले एनसीईआरटी की किताबों में कुछ कटनी छटनी इस तरह से हुई जो अनडिजायरेबल टाइप की थी कि ये काट दो, वो चैप्टर काट दो, ये चैप्टर काट दो। दूसरे जो हमारे वैल्यू सिस्टम थे जो बच्चों को कहीं ना कहीं दिया जाता था, जिसमें सेकुलरिज्म था, जिसमें सर्वधर्म समभाव गांधी जी का था, जिसमें इस तरह की जहर वाली बात नहीं थी, वो लिबरल एक थिंकिंग डेवलप होती थी, वो कहीं ना कहीं उस पर एक असर पड़ेगा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अब अगर इस तरह की साइंस में रिसर्च होगी, जो साइंस का अंग्रेज में कहा गया कि साहब कौरव जो थे वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे, तो अगर आप इस तरह की शिक्षा देंगे तो पता नहीं किस तरह से साइंस डेवलप करेगी, किस तरह से सोशल साइंस डेवलप करेगी, क्योंकि सोशल साइंसेस को डेवलप करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि साइंस में तो 2+2 4 हो सकता है, लेकिन सोशल साइंस में कभी कभी 2+2 21 हो जाता है, कभी एक ही रह जाता है। तो सोशल सोसाइटी को समझना, उसका जो सोसाइटी का मॉडल क्या है, उसका इंटरनल सिस्टम क्या है वर्क करने का, वो बहुत जरूरी है बच्चे को समझना। और ये जब तक आप लिबरल एजुकेशन नहीं कर देंगे, उनको सोचने की, समझने की, अपनी ताकत को नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप पिला के उनको एक तरह का वो तो बना देंगे जमूरा, लेकिन उस पर सोचने की ताकत जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि भाई आप उसको इतना टाइट कंपार्टमेंट में ना डाल दिए एजुकेशन को कि वहां आदमी जो है वो रोबो बन के हो जाए कि भाई जो किताब में पढ़ा बस वही ठीक है, उसके बाद हम उसके आगे पीछे नहीं सोच सकते। और अगर हम सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या दूसरे लेवल्स पे भी आ सकती है, नौकरी के लेवल पे, इसके लेवल पे, उसके लेवल पे। जेएनयू का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि जरा भी लिबरल सोच हुई और देशद्रोह का मुकदमा चल गया। अब ये देशद्रोह का एक ऐसा कानून चिपका हुआ है कि आज आपको लगा दें, हमें लगा दें, किसी को लगा दें, और उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं। तो अब अगर एजुकेशन को हम इससे नहीं बचाएंगे, इस तरह के विंडिक्टिवनेस से, इस तरह की जो बदले की भावना आएगी, चाहे बच्चे जो है इलेक्शन लड़ते हैं, अरे भाई आप इलेक्शन तो सरकार भी इलेक्शन के जरिए आती है, आप क्यों कहते हैं कि साहब ये आप इलेक्शन नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी में, यूनियन का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो उनका जो विचार विमर्श है वो तो वहां से शुरू होता है, वो सीखते हैं उससे। और मैं जेएनयू का अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होता था तो हम लोग सुनने जाते थे, इस मेच्योरिटी से ही लोग बातचीत करते हैं। तो हमारे एक तो हम स्टूडेंट्स को ये न समझें कि ये रोबो हैं, इनको हम जो फीड कर देंगे वही उसी तरह से चलेंगे। इनमें अपने दिमाग को सोचने की, समझने की सलाहियत होनी चाहिए और रेशनल थिंकिंग होनी चाहिए। भाई अगर हम एक तरह की विचारधारा में ही उनको पिलाते रहेंगे तो उनकी जो रेशनल थिंकिंग है वो खत्म है। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि 1991 के बाद जो आर्थिक नीतियां आई और उस तरफ आपका इशारा था कि उसने समाज में कुछ जो है वो परिवर्तन किए लोगों की सोच में, और किस तरीके का शिक्षा नीति उसके बाद बनी और जो कि प्राइवेटाइजेशन हुआ शिक्षा का। तो आप क्या समझते हैं कि आर्थिक नीतियों के चलते आज मैं देख रहा हूं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, मैं कोई गैर पढ़े लिखे जाहिल लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्री और बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले वहां से निकले हुए जो लोग हैं वो तमाम तरीके की सांप्रदायिक और गैर वैज्ञानिक बातें जो है आपको करते हुए मिलेंगे। तो कहीं ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन या जो 91 के बाद जो आर्थिक नीतियां आई उसने ये समाज बनाया कि जो लिंच मॉब है, जो लोगों को मार रहा है, चाहे वो टेलीविजन में अपने बयानों के जरिए मार रहा है या अपने सोशल मीडिया में गाली गलौज के जरिए मार रहा है या अखलाक और पहलुकान की तरह सड़कों पर और उनके घरों में घुस कर मार रहा है। तो ये जो समाज बना है इतना इनटॉलरेंट, ये क्या, इसमें क्या दोष आप देखते हैं शिक्षाविद के तौर पे? ऐसा है कि 1991 में इंजीनियरिंग में इनटेक 1.5 लाख का था। उसके बाद इनटेक जो हुआ इंजीनियरिंग में, मैंने 2014 में एक लेख लिखा था, तो उस वक्त हो गया था 17.5 लाख।
तो जो 16 लाख नई एडमिशन होने लगे इंजीनियरिंग में, उनमें से लगभग 15 लाख या 14.5 लाख प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होने लगे। तो नई शिक्षा, नई आर्थिक नीति का एक फायदा भी मानता हूं मैं उसको कुछ अंश में, कि भाई हमारे मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज कम से बढ़ गई, विच इज गुड, अच्छा हुआ। लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि जो नए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, इन पर जो मैनेजमेंट था वो उस तबके का था जिसकी जहनियत सांप्रदायिक थी। व्यापारी वर्ग का बड़ा तबका हिंदुस्तान में सांप्रदायिक है, उसमें जमनालाल बजाज जैसे कुछ सेकुलर माइंडेड लोग भी होते हैं। हर समाज में 10-20 हर तबके में 10-20% बड़े खुले दिमाग के लोग हैं। लेकिन इस तबके में जो कॉर्पोरेट इलीट है, उसमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो तंग नजर है, उनके हाथ में शिक्षा का मैनेजमेंट आ गया। तो सबसे पहले तो शिक्षक की वक्त घटी। दूसरा, चूंकि उनकी एक खास आइडियोलॉजी है, तो विद्यार्थियों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस प्रकार के लोगों के स्पीचेस कराए जाते हैं, ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि आपकी नफरत की सोच पनपती है और विकसित होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खतरनाक बात हो गई कि जो नई अपॉर्चुनिटीज मिली हमारी यूथ को, हमारे विद्यार्थियों को, वो ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन तो थोड़ी बहुत मिल गई उनको, हालांकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी अभी भी एट पार विद अदर कॉलेजेस नहीं हो पाई, लेकिन चलो भाई एक रास्ता मिला। लेकिन साथ में जो तंगदिली आ गई उस वातावरण की वजह से, अमेरिका की यूनिवर्सिटी को अगर अपन देखें तो वहां की भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वहां पर इनविजिबल है मैनेजमेंट, अथॉरिटी इनविजिबल है, शिक्षक और विद्यार्थियों के दरमियान रिश्ते बराबरी के हैं। मैं समझता हूं कि हमें उनसे सीखने की जरूरत है। हालांकि अमेरिका की विदेश नीति के मैं खिलाफ रहता हूं कि भाई गरीब मुल्कों के प्रति उसकी नीयत अच्छी नहीं है, लेकिन शिक्षा के बारे में हमें उनसे सीखने की जरूरत है। तो एक बात तो ये कि जब नई आर्थिक नीति आई उसका असर हमारे शिक्षा के माहौल पर नेगेटिव पड़ा, बुरा पड़ा। दूसरा ये कि इस सरकार ने क्या किया, अभी जो नई शिक्षा नीति आई, इन्होंने कह दिया कि भाई हम बाहर से 100 यूनिवर्सिटीज बुलाएंगे जो अपना कैंपस खोल सकती है हिंदुस्तान में, या यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से मिलकर काम करें। ज्यादातर तो नए कैंपस खोलने वाली बात, इस तरीके की बात समझ में आई। अरे भाई, अपने मुल्क की 750 यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों अपने लोकल कॉलेज हैं, उनमें लगभग आधे शिक्षक आपके टेम्परेरी या एडहॉक वाले हैं। उनका क्या करोगे आप? ज्यादातर विद्यार्थी तो इन्हीं में पढ़ेंगे ना। उन जो बाहर से यूनिवर्सिटीज आएंगी वो लार्जली उन विद्यार्थियों को केटर करेंगे जो आज बाहर जाने की सामर्थ्य रखते हैं। इलीट के लिए आपने बुला लिया, फिर ये यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस के जो अच्छे शिक्षक हैं उनको अपने यहाँ नौकरी देंगी, तो यहाँ की पढ़ाई लिखाई का माहौल वैसे भी खराब है और खराब होगा। अरे भाई, आप एक पेरीफेरी की बात कर रहे हैं, आदमी का पूरा जिस्म बीमार है, आप बाल की बात कर रहे हैं कि बालों को किस तरीके से काढ़ा जाए। ये तो आपने क्या किया? ये नई शिक्षा नीति या तो नीचे की बात कर रही है कि भाई हम प्राइमरी शिक्षा को मातृभाषा में देंगे, और लेकिन फिर भी छूट रहेगी सेंट्रल स्कूलों को, पब्लिक स्कूलों को, वो अपनी जिस्या में पढ़ा लें। तो आप हिंदुस्तान में दो तबके पैदा करोगे, एक जो अंग्रेजी में होशियार है और एक अंग्रेजी में होशियार नहीं है, और उनके लिए कह देंगे ठीक है आपके लिए एक सेकेंडरी किस्म की पढ़ाई होती रहेगी ताकि आप आगे चल के कुछ अपनी मजदूरी कारीगरी करते रहो। मैं मजदूरी कारीगरी को बुरा नहीं मानता, मैं तो उनको समाज की रीढ़ मानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि उनके बच्चों को भी वो शिक्षा हासिल करने का हक है जो गांधी जी ने 1937 में कहा था कि शिक्षा का मकसद है और लक्ष्य हमारा है कि हर बच्चा, मजदूर का हो चाहे चपरासी किसान किसी का हो, उसको भी उतनी शिक्षा हासिल करने का हक है कि वो अपने फैसले अपने दिमाग से ले सके, सोच विचार में आजाद हो और अपनी पांव पे खड़ा हो सके, अपना पेट ढंग से सलीके से जो प्रोफेसर कुरैशी ने बात कही कि हमको रोबोट नहीं बनाने, इंसान बनाने, भले ही वो मजदूर है, श्रमिक है, कारीगर है, इंजीनियर है, आईएएस है, प्रोफेसर है, रोबोट नहीं है वो एक इंसान है और वो एक लोकतांत्रिक समाज में रह रहा है, एक संविधान के तहत, और वो संविधान जो हमारी आजादी की लड़ाई के मूल्यों को समाहित किया हुआ जिसने। अदीब साहब, मैं अब डिबेट के अंत में आता हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है, कि बहुत बड़ा रोल मीडिया का है जो समाज में इतना जहर घुला, और सबसे बड़ा रोल मैं तो कहूंगा कि मीडिया का है।
और मुझे लगभग 30 साल इस मीडिया में हो गए, ज्यादा ही हो गए, और मैंने ऐसा मीडिया नहीं देखा, ना ऐसे किसी मीडिया में कभी काम किया जो सरकार के साथ खड़ा हो। आप सोचिए, आपने तो वो दौर तमाम सारे पुराने देखे हैं कि राजीव गांधी 414 सीटें जीत कर आए थे, लेकिन मीडिया ने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। क्या वीपी सिंह बन पाते अगर मीडिया उनके साथ नहीं होता? क्या इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी दोबारा जब जीती, तो क्या वो मीडिया अगर इंदिरा गांधी के साथ नहीं होता तो क्या वो दोबारा कांग्रेस की वापसी होती? नहीं होती। तो मीडिया में ये जहर जो खुला है, एक तो ये कि उसकी वजह क्या आप देखते हैं, दूसरा कि एक आप खुद अपनी पहल फ्रीडम एक्सप्रेस के नाम से और सवेरा नेटवर्क के नाम से कर रहे हैं, इसको भी दर्शकों को बताइए कि ये क्या पहल है और ये क्या आपकी कोशिश है। देखिए, जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, मैं उसको मीडिया नहीं मानता हूं, इसलिए ये सब पीआरओ हैं, ये गवर्नमेंट के पीआरओ हैं। इनका काम है गवर्नमेंट के जितनी भी एजेंसीज हैं उसकी पब्लिसिटी करना। द मोमेंट यू बिकेम ए स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर नो मोर मीडिया, यू आर ए पीआरओ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कहना, क्योंकि ये बदनसीबी है कि ये दुनिया जानती है कि कलम अगर मजबूत है तो दुनिया के नक्शे बदल देता है। आवाज अगर बंद हो जाए तो जमीन पर बोझ है। ये लोग जिन्होंने जिस तरीके से पिछले 6-7 साल में ये तमाशा किया है, मैं नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों ने टेलीविजन पे, तो खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो देखना ही बंद कर दिया। इसलिए कि आप जिस वक्त वहां बैठते हैं टेलीविजन पर, तो एक खास विचारधारा का विचारक बिठाला जाता है। ये विचारक, मैंने एक पहला नाम सुना, ये मुल्क चल रहा है गांधी के नाम से, और गांधी के कातिल का विचारक बिठाला जाता है। एक उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता है, एक ये पीआरओ को बैठता है जो एंकर कहलाता है। तो इस पूरे माहौल से बचने के लिए अगर इस मुल्क को बचाना है तो फिर आपको एक ऑनेस्ट मीडिया बनाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बनाते तो फिर वही हश्र होगा। क्योंकि देखिए, हिटलर भी इसी अंदाज से आया था, उसके भी पीआरओ थे। उस वक्त ये टेलीविजन नहीं था, लेकिन ये था कि साहब बस अब हिटलर ही हिटलर है। ये निजाम जो पैदा हुआ है, ये निजाम हम तो झेल लेंगे, लेकिन मेरे आने वाली नस्ल, मेरी औलादें इस मुल्क में क्या करेंगी, ये दिन रात हमारे और प्रोफेसर कुरैशी और प्रोफेसर त्रिपाठी ऐसे लोगों के दिलों को भी झिझोड़ देता है। ये हमको एहसास होता है कि ये होगा क्या। जिस तरीके से अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि अगर आपने हक बात कहने की बात की तो आप देशद्रोही हैं। अभी तक तो हम ही थे, अब तो कोई भी कहेगा वो देशद्रोही होगा। जिस मुल्क में जालिम आके हमारी जमीन पे बैठ गए और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता कोई अंदर नहीं आया, और उस मुल्क का एक आदमी सड़क पे नहीं आया कहने के लिए कि इतना बड़ा झूठ, हमारी जमीन कब्जा हो गई और हम चुप हैं, तो इसको आप मीडिया कैसे कह देंगे? इसको मीडिया मत कहिए, क्योंकि ये मीडिया नहीं है, ये जहर फैलाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं जिन्होंने दिलों को बांट दिया। ऐसे दिल बटे हैं, इसकी इस्लाह होने के लिए एक ही तरीका है कि हम ऑनेस्ट मीडिया, ऐसा मीडिया लाएं जिनको हक कहने का हिम्मत हो, जो हक को हक कह सकें, जालिम को जालिम कह सकें। अगर ये नहीं कह रहे होंगे तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। तो ये मीडिया फिर कैसा होगा? मतलब जैसे आपने एक पहल की है सवेरा नेटवर्क के मैंने तो देखिए सहल इसलिए की, मैंने ये सोचा कि भाई इस मुल्क में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिसमें कम से कम 10-20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो खुशहाल हैं। मेरा कहना यह है कि अगर मैं देखता हूँ खासतौर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को, वो साल में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की नौकरी कर रहे हैं। अगर वो 1000 रुपया रोज महीना, यानी 12,000 रुपए निकाल सकते हैं साल में, और आपके पास सिर्फ 10,000 लोग आ जाएं
जो 12,000 रुपए आपको साल में दें तो आपके पास 1 करोड़ रुपया आता है। 1 लाख आदमी, कुल 1 लाख आदमी 100 रुपए रोज निकाले, जिसकी जो पूरे साल में 1200 रुपए बनते हैं, तो आपके पास 1 करोड़ से ऊपर आ जाता है। ऐसे लोग जो इस मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं, जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, मामूली घरों से गए, जिनके माँ बाप ने मेहनत मशक्कत करके पढ़ाया, ऊंची तालीम दी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, वो अगर $50 निकालते हैं तो आपके पास कितनी रकम आती है? तो हमको अवाम से बात करनी है कि तुम इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी आमदनी का 0.1% निकाल दो, ये मुल्क खड़ा हो जाएगा। ये एहसास दिलाने के लिए मैंने और हमारे साथियों ने कोशिश करी कि हम झिझोड़े इनको कि तुम दिन महीने में एक बार जो कॉफी हाउस जाते हो उसकी रकम इस मुल्क को बचाने के लिए दे दो। नहीं जरूरत है उन लोगों की जिनको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है, और अगर अभी भी नहीं जागे तो यकीन कीजिए अगर जाग गए तो ये तारीख लिखी जाएगी कि इस देश में अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो वक्त आ गया है कि लोग अपना मीडिया शुरू करें, और वही एक रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ये डिबेट यहाँ पे हम खत्म करते हैं आज की, और फिर हम कई ऐसे मुद्दों पर इन अजीम शख्सियतों के साथ रूबरू होंगे। और बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।